नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट में जो भी जितने तरीके के बिल्स होते हैं और जो मोशंस वहां पर मूव किए जाते हैं, आज हम उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनको कवर करने वाले हैं थ्रू PYQs। तो आइए चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। जो मनी बिल है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउसेस में से किसी में भी। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, जो मनी बिल होता है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, इसका क्या प्रोविजंस है, क्या प्रोविजंस नहीं है मनी बिल, तो हम आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजंस ऑफ द मनी बिल? इनमें से मनी बिल का कौन सा प्रोविजन, इनमें से किस जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं चारों, इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेस, प्रोविजंस रिगार्डिंग बोरोइंग्स, प्रोविजंस रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड एंड कंटिजेंसी फंड्स, प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेनाल्टीज, है ना? इतने की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, लेकिन हम इसको इस तरीके से याद नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम मनी बिल के बारे में पहले पूरी एक डिटेल उसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं, इसके बाद से हम इन क्वेश्चंस पर दोबारा आएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, मनी बिल के बारे में हम पूरी पहले डिटेल जानकारी ले लेते हैं। मनी बिल की बात करें तो मनी बिल का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल 110, यानी आर्टिकल 110 में है। ठीक है, आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस मनी बिल, ये मनी बिल को डिफाइन करता है ना? इट स्टेट्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली, यानी किसी एक बिल को मनी बिल तब माना जाएगा जब इनमें से नीचे लिखे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं, इनमें से किसी एक या सभी या दो, मतलब कितने भी, इनमें से कोई एक भी अगर प्रोविजन किसी भी बिल में आता है तो उसे हम मनी मानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस है। पहला, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी किसी टैक्स का इम्पोजिशन हो, एबोलिशन हो, रेमिशन हो, अल्टरेशन हो, रेगुलेशन हो, यानी टैक्स के बारे में कुछ भी होगा तो वो मनी बिल में आएगा। अगला क्या है? द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी or the amendment of law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India, यानी गवर्नमेंट कोई भी कितने भी मनी अगर बारो करती है ना, उसको किसी भी तरीके से रेगुलेट करती है। अगर किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बिल में अमेंडमेंट करना है किसी भी लॉ में, तो वो सारे किस में आएंगे? वो सब आएंगे मनी बिल में। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना? कस्टडी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना? ये दो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, है ना? कंसोलिडेटेड फंड वो फंड है जिससे जो गवर्नमेंट है उसको अपना काम करने के लिए जो भी फंड दिया जाता है, ढेर सारा काम करने के लिए अलग अलग, तो वो कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू ही आता है। कंटिजेंसी फंड की बात करें तो अगर जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसे निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट के परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वहां से ही पास होगा तभी हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए और हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए, जिसे हमें तुरंत चाहिए, हमें या यूनियन गवर्नमेंट को तुरंत चाहिए, तो वो कंटिजेंसी फंड से उसे प्रेसिडेंट के द्वारा निकाला जा सकता है। तो कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड में ये डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों फंड्स की बात हो रही है तो भी वो मनी बिल में आएंगे। द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और विथड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम एनी सच फंड, यानी इसमें पैसे डालने हो या इसमें से निकालने हो, दोनों की बात जो बिल हो जाएगा वो मनी बिल हो जाएगा, है ना? एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एप्रोप्रिएशन करना मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी मनी है एप्रोप्रिएशन देना, यानी जब बजट पास होता है तो बजट पास होने के बाद पहले डिमांड ग्रांट होती है, यानी इस चीज के लिए कितना पैसा
जरूरत है, कितनी डिमांड है, उस डिमांड को भी पार्लियामेंट से पास करता है। पास करने के बाद यदि वो पास हो जाता है, यानी कि इस इन इन चीजों के लिए इतना इतना पैसा लगेगा, उसके बाद अप्रोप्रिएशन दिया जाता है पार्लियामेंट से कि अगर अब हम इतना मनी जो है कुल मिलाकर के इतना मनी हुआ, अब हम इसको पार्लियामेंट के थ्रू अप्रोप्रिएट करते हैं कि हाँ ठीक है, इतना मनी हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं इतना काम करने के लिए। तो वो अप्रोप्रिएशन जो अगर है तो वो मनी बिल के अंतर्गत आएगा। फिर डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, किसी एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, चार्ज इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी एक्सपेंडिचर है वो चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। तो हमने कई सारी चीजें पिछले वीडियोस में पढ़ी हैं कि कौन कौन सी किन की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज अपॉन है ना। जैसे प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, और इन सब की चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के भी जो स्टाफ मेंबर हैं, पेंशन्स हैं, उन सबको, और भी कई सारे हैं। तो उन सब का जो चार्ज है वो किस पर है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। तो उसको भी किसके अंतर्गत माना जाता है, उससे भी रिलेटेड कोई बिल आ रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, मनी बिल के अंतर्गत आएगा। The receipt of money, an account of the consolidated fund of India or the public account of India, or the custody or issue of such money, or the audit of the accounts of the union or of a state। F क्या कह रहा है, किसी ऐसे ऐसा मनी जो रिसीव किया है अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कौन से फंड होता है, जैसे जो भी बैंक्स में है, और जो भी क्या कहते हैं एसआईपीज में है, यानी जितना भी पब्लिक का पैसा है जो उसके थ्रू क्या कहते हैं बैंक के थ्रू, या जितना भी डिपॉजिट है वो क्या कहलाएगा, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में भी जो भी पैसा है उसके बारे में अगर कोई बिल है, उससे रिलेटेड कोई बिल है तो वो भी मनी बिल में आएगा। आगे देखते हैं, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज टू एफ, यानी ए से एफ तक में, यानी जो भी हमने ऊपर पढ़ा इनमें से कोई एक या सारे के सारे मैटर किसी एक बिल में है तो वो बिल क्या कहलाएगा, मनी बिल कहलाएगा। दूसरा, a bill shall not be deemed to be a money bill, वो एक मनी बिल नहीं होगा कब, by reason only that if provides for the imposition of fines or pecuniary penalties, अगर किसी पर फाइन और पेनाल्टीज लगाई जा रही हैं, या फिर डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय रीजन provide for the imposition, abolition, remission, imposition or regulation of any tax by any local authority or body or local purpose, यानी टैक्सेस की बात हो रही है, अगर कोई लोकल बॉडी और लोकल पर्पसेस के लिए कोई टैक्स लगाया जा रहा है लोकल अथॉरिटी द्वारा, तो उसको भी मनी बिल में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। इसके अलावा फीस की बात हो गई, और सर्विस चार्ज की बात हो गई, और पेनाल्टीज की बात हो गई, ये भी मनी बिल में काउंट नहीं होता है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, अगर किसी बिल पर ये क्वेश्चन है कि वो मनी बिल है या नहीं है, तो इस पर जो डिसीजन होगा किसका फाइनल होगा, स्पीकर ऑफ द हाउस का फाइनल होगा। जो कोई स्पीकर ऑफ द हाउस है उन्हीं का जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही पहले इंट्रोड्यूस होता है, तो वहां के स्पीकर होंगे वही उसको सर्टिफाई करेंगे कि ये मनी बिल है कि नहीं है, उनका ही आखिरी कॉल है उस पे। देयर शैल बी endorsed on every money bill when it is transmitted to the council of states under article 109, and when it is presented to the president for assent under article 111, the certificate of the speaker of the house of the people signed by him, it is a money bill। यानी आर्टिकल 109 की बात करें जिससे राज्यसभा में मनी बिल के प्रोविजंस लिखे हुए हैं, और आर्टिकल 111 की बात करें जिसमें प्रेसिडेंट असेंट देते हैं बिल को, तो उसमें जो ये जो भी बिल है वो मनी बिल है, वो सर्टिफिकेट किसका लगेगा, स्पीकर ऑफ द हाउस का लगेगा। यानी स्पीकर ऑफ द हाउस जो है इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, है ना। तो मनी बिल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीजें मनी बिल में आती हैं, सभी तरह के टैक्स, लोकल अथॉरिटी के टैक्सेस को छोड़ के, है ना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसे जाना या निकालना, ये भी मनी बिल में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट का पैसा होगा वो भी मनी बिल में आएगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से मनी बिल में कौन कौन सी चीजें नहीं आएंगी, फाइन्स नहीं आएगा, पेनल्टीज नहीं आएगा, सर्विस चार्ज नहीं आएंगे, लोकल अथॉरिटी पर कोई टैक्स लगाया गया होगा वो नहीं आएगा, तो ये सारे मनी बिल में नहीं आते हैं। इसके बाद मनी बिल को मनी बिल कौन सर्टिफाई करता है, इसका डिसीजन फाइनल होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं,
a money bill passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by Rajya Sabha within। ये पूछ रहा है कि अगर किसी मनी मनी बिल को लोकसभा में कभी इंट्रोड्यूस हुआ तो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, इसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में कितने दिन का रहता है उसको राज्यसभा को पास करके उनको देना ही होगा, है ना। दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल, इनमें से कौन सा है, कौन है जो ये डिसाइड करता है कि ये बिल जो है मनी बिल है ना। ये तो हमने अभी अभी पढ़ लिया। तो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये क्वेश्चन अभी हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। और अगर प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करें तो अब जो हमने पहले 2 क्वेश्चन पढ़े थे वो इतनी डिटेल पढ़ने के बाद आसानी से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि a money bill is passed by Lok Sabha is deemed to have been passed by Rajya Sabha also when no action is taken by the Rajya Sabha within, यानी लोकसभा के बाद कोई बिल जो है राज्यसभा में भेज दिया गया है मनी बिल। अब मनी बिल भेजने के बाद यदि राज्यसभा उस बिल पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो कितने दिन के बाद बिना कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तब भी बिल पास माना जाएगा, ऐसा कितने दिन के बाद होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी 14 डेज। 14 डेज के अंदर राज्यसभा को उस पर मनी बिल पर रिकमेंडेशंस भेजने होंगे, कोई अमेंडमेंट वो कर नहीं सकते, है ना, उसको मना वो कर नहीं सकते, ठीक है। तो 14 दिन के भीतर उनको जो भी रिकमेंडेशंस है वो रिकमेंडेशंस दे करके वापस लोकसभा में भेजना होगा। लोकसभा उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, और ऐसे ही पास कर सकते हैं या फिर राज्यसभा के रिकमेंडेशंस मान करके उनको अमेंडमेंट करके फिर उसको पास कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो 14 दिन के भीतर मनी बिल अपने मन से पास माना जाएगा। यानी राज्यसभा के पास जो पावर है मनी बिल को लेकर के वो बहुत ही लिमिटेड है कि आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं बस, वो भी 14 दिन के भीतर। तो आइए इसके बारे में जो डिटेल है हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आर्टिकल 109 जिसमें राज्यसभा में बिल की बात की जा रही है, मनी बिल की बात करी जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 109 द स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, है ना। तो जो आर्टिकल 109 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो बात करता है कि राज्यसभा में यदि मनी बिल जाएगा तो क्या क्या प्रोविजंस है। तो पहला क्या है, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट, है ना। पहली बात तो ये है कि मनी बिल को काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में। आफ्टर अ मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, अगर वो लोकसभा से पास हो जाता है, मनी बिल लोकसभा से पास हो गया, है ना, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फिर उसे राज्यसभा में ट्रांसमिट कर दिया जाएगा फॉर इट्स रिकमेंडेशन के लिए। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, यानी 14 दिन के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, जिस दिन से उनको मिल जाएगा, विल रिटर्न द बिल टू द हाउस ऑफ द पीपल विद इट्स रिकमेंडेशन, अपनी रिकमेंडेशन के साथ 14 दिन के भीतर उसको लोकसभा को वापस वो बिल देना होगा। एंड द हाउस ऑफ द पीपल में देयर अपॉन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा लोकसभा में मनी बिल के लिए भेजेंगे वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। वो उसके एक्सेप्ट करेंगे तो उसमें अमेंडमेंट करके उसको पास कर देंगे, अगर रिजेक्ट करते हैं तो जैसा मनी बिल भेजा गया था वैसा का वैसा ही पास हो जाएगा। इफ द हाउस ऑफ द पीपल एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, वही बात कह रहा है कि अगर जो लोकसभा है वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं राज्यसभा की तो मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट के साथ दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा, है ना, बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड एक्सेप्टेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो। अगर इफ द हाउस ऑफ द पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन, अगर रिकमेंडेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं मान रहा, है ना, राज्यसभा की, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउस इन द फॉर्म इन व्हिच इट वाज पास्ड, यानी जैसा कि जैसा भेजा गया था सेम उसे बिना रिकमेंडेशन के उसको पास माने, बिना अमेंडमेंट के उसको पास कर दिया जाएगा और उसको जैसा था वैसे में ही पास मान दिया जाएगा। इफ अ मनी बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पीपल and transmitted to the Council of States for its recommendation is not returned to the House of the People within the set period of 14 यानी 14 दिन के भीतर, यानी राज्यसभा में भेज दिया गया। अब इसके बाद 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने उसमें कोई रिकमेंडेशंस भी नहीं दिए, साथ में उसको वो वापस लोकसभा में भेज नहीं रहे हैं, 14 दिन पूरे हो गए। तो क्या होगा, 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा वापस नहीं करती है मनी बिल में, उसमें कोई एक्शन नहीं लेती है तो उसको वो बिल जैसा था लोकसभा से जैसा भेजा गया था
उसी रूप में उसे पास मान लिया जाएगा, है ना। इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस एट द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड, है ना। 14 दिन के भीतर अगर उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उसे पास मान लिया जाएगा, इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, जैसा कि लोकसभा से पास किया गया था। President can either accept or reject a money bill but cannot return it for reconsideration। अब ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रेसिडेंट है वो मनी बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। क्यों रिटर्न नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही, है ना, मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। तो पहले ही उनका रिकमेंडेशन मिल चुका है, ठीक है, उसके बाद ही उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब प्रेसिडेंट उसको या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। ये याद रखना है, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल, यानी 14 दिन के भीतर अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है तो मनी बिल को पास माना जाएगा। अपने आप में ये बात पर्याप्त है ये कहने के लिए कि कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, है ना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं है मनी बिल को लेकर के कि उनका अगर रिजेक्शन है तो इस बात पर भी दोनों हाउसेस को बुलाया जाए, जॉइंट सिटिंग की जाए और फिर पास की जाए। ये पावर जो है लोकसभा के पास ज्यादा है, और लोकसभा ने पास कर दिया तो वो पास हो गया। तो ये है मनी बिल की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ, यानी ये पूछ रहा है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक है और जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है पार्लियामेंट की, तो ऐसा किस बिल में होता है? तो पहला है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, है ना। तो मनी बिल के बारे में हमने पढ़ ही लिया। मनी बिल के बारे में क्या पढ़ा कि इसको रिटर्न नहीं किया जा सकता, और राज्यसभा में 14 दिन के भीतर अगर नहीं मिला तो उसको पास मान लिया जाता था, इसमें ज्वाइंट सिटिंग की कोई बात है ही नहीं, तो ये हटा देते हैं, है ना। फिर क्या बचा हमारे पास ऑप्शन? ऑर्डिनरी बिल की बात कर लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल सही ठीक बात है कि अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया या फिर राज्यसभा ने अमेंडमेंट दिए और लोकसभा ने नहीं माने तो डेडलॉक माना जाएगा और फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी दोनों हाउसेस से मेजोरिटी से पास होना जरूरी है, ठीक है। अब अगर दोनों हाउसेस से पास नहीं होता है तो इसके लिए भी कोई ज्वाइंट सिटिंग की जो प्रोविजन है वो नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, यानी केवल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें सही माना जाएगा। क्या कहता है? आर्टिकल 108 बात करता है ज्वाइंट सिटिंग की, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग की बात हुई है कि अगर डेडलॉक हो जाता है तो दोनों को पार्लियामेंट को बुलाया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एक साथ बैठने के लिए बुलाया जा सकता है जिससे कि डेडलॉक रिजॉल्व किया जा सके। Joint sitting related to money bill is not required as Lok is power to block the passage and has to return the bill within 14 days, है ना। 14 दिन के भीतर राज्यसभा से दोनों बिल को पास होना जरूरी, मनी बिल का रिकमेंडेशन जरूरी है, वरना मनी बिल को पास माना जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है अंडर आर्टिकल 368। इस अदरवाइज इसमें कोई ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है, इसलिए केवल और केवल ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ लेजिस्लेटिव बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक लेजिस्लेटिव बिल है वो कहाँ में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है? विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किस पार्लियामेंट के किस हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ये पूछ रहा है। तो एक लेजिस्लेटिव बिल है ना, मनी बिल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, लेजिस्लेटिव बिल है यानी ऑर्डिनरी बिल है ना। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में ये लोकसभा में पास इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में हो सकता है, या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है या लेजिस्लेटिव बिल क्या होता है? तो ऑर्डिनरी बिल वो सारे बिल हो गए जिसमें फाइनेंशियल सब्जेक्ट नहीं है ना। कोई भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं है किसी बिल में, तो उसको ऑर्डिनरी या लेजिस्लेटिव बिल कहा जाएगा, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड नहीं कर रहा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, या फिर कोई भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, जैसा कि टैक्सेशन यहाँ लिखा हुआ है, लाइक टैक्सेशन, बारोइंग,
है ना, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उस बिल को ऑर्डिनरी बिल ही माना जाएगा, है ना। तो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये मनी बिल तो है नहीं कि केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम पूरी जानकारी एक बार ले लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल के की फीचर्स क्या क्या है? कैन कवर एनी सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, इन दोनों के ही सब्जेक्ट में, इसमें इसको कवर करने वाले, इसके सब्जेक्ट को कवर करने वाला कोई भी बिल होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिल होंगे, है ना। अगर मनी रिलेटेड मैटर नहीं है, फाइनेंशियल मैटर नहीं है ना, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर हमने किसमें देखा, मनी बिल में देखा, तो मनी बिल को छोड़ देते हैं, तो मनी बिल के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अगर इंक्लूडेड है तो ये ऑर्डिनरी बिल ही है। अब यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या है? यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट जो है अपने प्रोविजंस बना सकती है ना, प्रोविजंस बना सकती है, कोई लेजिस्लेशन नया बना सकती है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट है? जिसमें स्टेट और करंट, सॉरी, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही उन सब्जेक्ट्स में दोनों ही कानून, दोनों ही नियम बना सकते हैं, तो उसको बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट का जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई अगर मैटर है तो वो ऑर्डिनरी बिल कहा जाएगा, है ना, अगर मनी रिलेटेड नहीं है तो। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ईदर हाउस, किसी भी हाउस में। ठीक है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। किसके द्वारा? केवल मिनिस्टर द्वारा या सॉरी, केवल बाय मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों के द्वारा, कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी हाउस में। प्रोसीजर क्या है? पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, है ना। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, हाउस में पहले फर्स्ट रीडिंग की जाती है कभी भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि बिल किस बारे में है, क्या उद्देश्य है उस बिल का। फिर सेकंड रीडिंग में क्या होगा, उसका डिटेल डिस्कशन होगा, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, है ना। हर क्लॉज को वोटिंग के लिए रखा जाएगा, उसमें वोटिंग की जाएगी, पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उसमें वोटिंग करेंगे, अमेंडमेंट अपना रखेंगे, है ना। पॉसिबल अमेंडमेंट्स क्या हो सकते हैं उसको भी रिकमेंड करेंगे कि ऐसे अमेंडमेंट होने चाहिए। ठीक है, थर्ड रीडिंग में फाइनल डिबेट हो जाएगी और फिर वोटिंग के लिए पूरा बिल एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, अब अप्रूवल है, अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, तो उस बिल को भेज दिया जाएगा। अच्छा, अगर पास हो जाता है तो ठीक है, विरोध होगा तो हमें पता है कि आर्टिकल 108 द्वारा उसको ज्वाइंट सिटिंग की जाएगी। ज्वाइंट सिटिंग में भी अगर सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाता है तो उस बिल को कहाँ भेज दिया जाएगा? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। अब प्रेसिडेंट इसके साथ क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट की पावर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है? वो इसको भी होल्ड कर सकते हैं, है ना, विद कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, असेंट दे सकते हैं, असेंट दे देंगे तो बिल एक्ट बन जाएगा, है ना, वो नियम बन जाएगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में आ जाएगा। ठीक है, और फिर रिटर्न इट, उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या कहते हैं हाउस को भेज सकते हैं। अब वहां पर वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, अगर वापस से उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट के लिए असेंट के लिए भेज दिया तो प्रेसिडेंट को उसमें असेंट देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डिनरी बिल का जो प्रोसीजर है, यानी प्रोसीजर पहले बिल गया, बिल जाने के बाद पहले ऑर्डिनरी वो सॉरी फर्स्ट रीडिंग में जिसमें उसका इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि क्या बिल का क्या नाम है, उसके क्या पर्पस है। उसके बाद सेकंड रीडिंग में जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज उसका उसकी रीडिंग की गई और उसमें अमेंडमेंट की जो भी स्कोप है वो उसमें एमपीज द्वारा सुझाए गए। इसके बाद अमेंडमेंट्स को माना गया या नहीं माना गया, उसके बाद फिर थर्ड रीडिंग होगी, अमेंडमेंट के साथ में या फिर बिना अमेंडमेंट के, फिर उसको वोटिंग के लिए रखा गया। वोटिंग में अगर पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी फिर वही प्रोसेस होगी। फिर से बाद अगर दूसरे हाउस से भी सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट उसको असेंट दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। अगर वहां से भी प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है तो वो जो बिल होगा वो एक्ट बन जाएगा और फिर उसको एक्शन के लिए, उसको एग्जीक्यूशन के लिए लागू कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कुछ ही डिफरेंसेस हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, एक बार ध्यान में रख लेते हैं।
ऑर्डिनरी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अभी हमने पढ़ा है ना, लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन मनी बिल को कहाँ किया जा सकता है? मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में किया जा सकता है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल है उसको मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो मनी बिल है उसको केवल मिनिस्टर ही कर सकते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंड प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है, और कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जबकि ऑर्डिनरी बिल को कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं। डेडलॉक की बात करें तो अगर ऑर्डिनरी बिल में कोई डेडलॉक होता है तो हमें पता है कि आर्टिकल 108 के माध्यम से हम उनके डेडलॉक को दोनों हाउसेस को ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाएंगे और फिर ज्वाइंट सिटिंग के बाद उसको सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर दिया जाता है तो फिर वो बिल पास माना जाएगा। मनी बिल में क्या है? मनी बिल में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, लिमिटेड पावर्स हैं। वो केवल रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो भी वो पास हो जाएगा। इसलिए वो ज्वाइंट सिटिंग की कोई बात नहीं है मनी बिल में, जबकि ऑर्डिनरी बिल में है। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ऑर्डिनरी बिल को किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी बिल है। जबकि मनी बिल की बात करें तो मनी बिल को सर्टिफाई करना पड़ेगा बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो मनी बिल को सर्टिफाई करेंगे, तब जाकर के वो बिल मनी बिल कहलाएगा। ठीक है, राज्यसभा का रोल क्या है? ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा का रोल उतना ही है जितना कि लोकसभा का है। लोकसभा किसी बिल को राज्यसभा में भेजती है और राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर देती है या फिर अमेंडमेंट उसमें भेजती है। ठीक है, उसको अमेंडमेंट के लिए भेजती है, तो अगर लोकसभा ने अमेंडमेंट नहीं मानी तो डेडलॉक माना जाएगा, उसको ऐसे ही पास नहीं किया जाएगा। जबकि मनी बिल में क्या है कि मनी बिल में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है। अगर वो उसको रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते, क्या करेंगे? रिकमेंडेशंस देंगे। लोकसभा ने मानी तो ठीक, नहीं मानी तो भी वो पास हो जाएगा। 14 दिन के भीतर भी अगर उन्होंने वापस नहीं भेजा, कोई एक्शन नहीं लिया, तो भी वो पास मान लिया जाएगा। ये डिफरेंसेस है। तो ये थे हमारे ऑर्डिनरी और मनी बिल में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। है ना, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अब हम उनको पढ़ के देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्या है? अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पूछ रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। उस जो प्रेजेंट किया गया मेंबर ऑफ एमपी द्वारा, जो कि इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो पहले उसमें जो डेफिनेशन दी है उसमें ये बोला गया है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल उसे बोला जाएगा जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी एमपी को नॉमिनेट किया है, अगर वो इंट्रोड्यूस करता है किसी बिल को, तो ये गलत है। मिनिस्टर के अलावा कोई भी मिनिस्टर के अलावा कोई अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक नॉर्मल एमपी जो है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। ठीक है, दूसरा, रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये उस समय में अगर कोई बिल पास हुआ होगा 2017 में, प्राइवेट मेंबर बिल, जो कि मुझे अभी मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है, तो अगर पास हुआ होगा तो इस स्टेटमेंट को सही माना जाएगा। और फर्स्ट टाइम था या नहीं था, ये भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो डेफिनेशन है प्राइवेट मेंबर बिल की, वो इसमें गलत दी गई है। प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? अगर कोई बिल किसी भी नॉर्मल एमपी द्वारा, जो कि मिनिस्टर नहीं है, उस बिल को क्या माना जाएगा? प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। क्या है प्राइवेट मेंबर बिल? है लेजिस्लेटिव प्रपोजल है इंट्रोड्यूस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी एमपी द्वारा कोई बिल प्रपोज किया गया, लेजिस्लेटिव प्रपोज किया गया, हु आर नॉट मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है ना, और पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी नहीं है। ठीक है, enabling them to raise issues and suggest laws or amendment on matters significant to their constituencies। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे किसी मैटर को उन्होंने प्रपोज किया पार्लियामेंट में, तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कोई बिल प्रपोज कर रहे हैं और मिनिस्टर भी नहीं है, तो उन्हें क्या माना जाएगा? प्राइवेट मेंबर बिल माना जाएगा। तो अगर इसके फीचर्स की बात करें, ओनली नॉन गवर्नमेंट एमपी कैन इंट्रोड्यूस दिस बिल्स ऑफरिंग अ चांसेस फॉर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल। है ना, कोई एमपी है जो नॉन गवर्नमेंट एमपी है, ठीक है, उसी को ही
ये इजाजत है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में ज्यादातर मिनिस्टर्स ही बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। MPs can also introduce resolution to call attention to specific matters। अगर वो रिजोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिजोल्यूशन से क्या होता है कि अगर कोई रिजोल्यूशन मूव किया गया है, पास किया गया है, तो क्या होगा, अटेंशन मिल जाती है किसी इंपॉर्टेंट मैटर की पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, नॉन गवर्नमेंट यानी अपोजिशन की तरफ से हो, तो उन सबकी अटेंशन लेने के लिए अगर कोई रिजोल्यूशन भी मूव किया गया तो उसमें वो अटेंशन भी मिल जाती है। इस तरीके से भी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर मैटर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है? ड्राफ्टिंग एंड नोटिस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एमपीज ब्रीफ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, उन्होंने जो भी ड्राफ्ट बनाया होगा उस प्रपोजल को लेकर के, और सबमिट करना पड़ेगा बिल को विद एटलीस्ट 1 मंथ्स नोटिस। 1 महीने की नोटिस दे करके, यानी 1 महीने पहले ही नोटिस दे करके उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सबमिट किया जा सकता है बिल को। इंट्रोडक्शन, बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होगा फॉलोइंग द इनिशियल डिस्कशन, है ना। पहले इनिशियल डिस्कशन होगा, फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नॉर्मली जैसे होता है। इफ सिलेक्टेड, अगर उसको सिलेक्ट कर लिया गया है ना, तो बिल में डिबेट होगी। डिबेट होने के बाद फिर टिपिकली लिमिटेड फ्राइडे आफ्टरनून सेशन, कब? शुक्रवार को ही ज्यादातर इस पर डिबेट कर, किसी प्राइवेट मेंबर के बिल के ऊपर जो डिबेट होगी वो फ्राइडे आफ्टरनून ही होती है ज्यादातर, है ना। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कन्वेंशन है। डिसीजन बिल्स में बी विथड्रॉन और प्रोसीड टू अ वोट। ऐसा हो सकता है कि बिल को विथड्रॉ कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट मैटर ना माना जाए, है ना। और ये ऐसा भी हो सकता है कि उसको वोट के लिए प्रोसीड भी कर दिया जाए अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर कोई है तो। आगे देखते हैं। तो ये हो गया प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या है, हम समझ गए कि कोई भी प्राइवेट मेंबर जो कि गवर्नमेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो है किसी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करता है किसी इंपॉर्टेंट मैटर में, तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल को सबमिट करने के लिए 1 महीने के प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी, है ना। तब जाकर के उसको सबमिट किया जाएगा, उसके ड्राफ्ट को सबमिट किया जाएगा। उसके बाद उसको डिस्कस किया जाएगा, ज्यादातर फ्राइडे आफ्टरनून को किया जाता है पार्लियामेंट में। उसके बाद भी उसको अगर इम्पोर्टेंट मैटर है तो उसको वोट के लिए भेजा जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट मैटर ज्यादा नहीं समझा जाता है तो फिर वोट के लिए नहीं भेजा जाएगा, विथड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है? अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोग्रेशन। अगर कोई बिल लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा को प्रोरोग कर दिया गया, है ना, उसका सेशन खत्म कर दिया गया, तो क्या होगा? बिल लैप्स हो जाएगा, ये पूछ रहा है। A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha। अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्य सभा में, which has not been passed by लोक सभा, जो कि लोक सभा से पास नहीं है, shall not lapse, वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो, है ना। दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि कब एक बिल लैप्स होता है या नहीं होता है। तो क्या क्या कंडीशंस है, तो इसको समझने के लिए हम एक पूरे डिटेल इसकी क्या कहते हैं सारे प्रोविजंस देख लेते हैं कि कब एक बिल जो है वो लैप्स होगा, कब एक बिल लैप्स नहीं होगा, है ना। कि कब वो राज्यसभा में है तब लैप्स होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तब लैप्स होगा, क्या होगा कैसे होगा, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, जो सारे प्रोविजंस हैं एक साथ। तो क्या है, व्हेन डज अ बिल लैप्स, कब एक बिल जो है लैप्स मान लिया जाएगा? अ बिल दैट ओरिजिनेट्स इन लोकसभा, लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, and remains pending in the lower house itself if is considered lapsed when the dissolution of the of the house। यानी लोकसभा में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेट होने के बाद अभी लोकसभा में ही पास होने के लिए पेंडिंग है, तो वो बिल क्या है, लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो। दूसरा, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और पास हो गया, है ना, लेकिन लोकसभा में पेंडिंग है, तो भी लोकसभा के डिसॉल्व होने पर वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। Bills that originate and are passed in the Lok Sabha but are pending in the Rajya Sabha are also considered lapsed। अगर ओरिजिनेट होता है लोकसभा में, पास भी होता है, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, तो भी वो लैप्स मान लिया जाएगा। Bill that originates and is passed in the Rajya Sabha but is returned with amendment to upper house by the Lok Sabha and then does not get the clearance of the Rajya Sabha is considered to have lapsed on the date of dissolution of lower house। यानी कोई बिल भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा से पास भी हो गया, लोकसभा में पहुंच गया, लोकसभा ने अपने अमेंडमेंट्स दिए, अमेंडमेंट देने के बाद उसको वापस से ही राज्यसभा में भेजा कि अमेंडमेंट ऊपर इस पर डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने से पहले वो अगर राज्यसभा में ही है
और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उस बिल को भी लैप्स माना जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि कोई भी बिल अगर लोकसभा में टच हो रहा है, लोकसभा में टच हो रही है, लोकसभा पहुंच गया है, वहां ओरिजिनेट हो रहा है, लोकसभा से पास होने के बाद क्या कहते हैं राज्यसभा में गया, यानी लोकसभा में भी कुछ हो जाता है बिल के साथ में, उसके बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाएगा। सब में यही लगभग आप देखेंगे, ओरिजिनेट इन लोकसभा, पेंडिंग इन लोकसभा तो भी लैप्स हो जाएगा, ओरिजिनेट इन लोकसभा और राज्यसभा, पेंडिंग इन लोकसभा तो भी डिसॉल्व हो जाएगा। ओरिजिनेट आप पास इन लोकसभा, लोकसभा से ओरिजिनेट भी हो गया है, पास भी हो गया है, राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जाएगा। देखिए लोकसभा से ही है रिलेटेड। फिर ओरिजिनेट चार्जेस पहुंच गए राज्यसभा, लेकिन लोकसभा ने उसको वापस रिकमेंडेशन अमेंडमेंट का रिकमेंडेशन भेजी और कहते हैं राज्यसभा में भी पेंडिंग है तो भी वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो ये प्रोविजंस है जब जब एक जो बिल है वो लैप्स हो जाएगा। तब तक बिल लैप्स नहीं होगा। There are instances when certain bill, despite the dissolution of lower house, are not considered to have lapsed. यानी कई बार ऐसा होता है कि जो लोकसभा में डिसॉल्व भी हो गए लेकिन अभी लैप्स नहीं हुआ है। वो कौन कौन सी कंडीशन है हम देखते हैं। a bill that is pending in the राज्यसभा that is not passed by the लोकसभा, यानी लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है ना, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा में ही पेंडिंग है। ठीक है, तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी फ्रॉम द प्रेसिडेंट, अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया है बट पेंडिंग है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, फिर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो भी बिल पास माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सभा से पास हो गया था। अब पास होने के बाद फिर केवल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए पड़ा हुआ है तो फिर उसे अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी बिल लैप्स नहीं होगा। जैसे भी जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का डिसॉल्यूशन होना है लेकिन उसके पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि एक जॉइंट सिटिंग होगी। अब जॉइंट सिटिंग होगी तो जॉइंट सिटिंग अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तो भी उस बिल को लैप्स नहीं माना जाएगा। जब लोकसभा वापस से बन करके आएगी, चुन करके आएगी, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे सारे, तो वो फिर वापस से जॉइंट सिटिंग में बैठेंगे और उस बिल को पास करेंगे। A bill passed by both houses but returned by the president for reconsideration in राज्यसभा, राज्यसभा में रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेज दिया है बिल, है ना, और दोनों हाउसों से पहले ही पास था, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट ने वापस से रिकंसिडरेशन के लिए राज्यसभा को भेजा, लोकसभा को नहीं, है ना, तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि बिल कहाँ पेंडिंग है, रिकंसिडरेशन के लिए कहाँ पेंडिंग है, राज्यसभा में। All pending assurances that are to be examined by a committee on government assurance, यानी ये कह रहा है लास्ट में बोला कि जो भी इंश्योरेंस की जो कमेटी है वो कोई बिल पेंडिंग है नहीं पेंडिंग है वो वहां द्वारा उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो हमें अपने मन से करने हैं, क्या है अपने मन से नहीं करने हैं, ये मोशंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, हम पहले इनको पढ़ेंगे फिर मोशंस के बारे में पूरी एक जानकारी लेंगे, इसके बाद हम उनको फिर इसके बाद वापस से इन क्वेश्चंस में आएंगे और ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सब मोशंस के बारे में है। जो भी मोशंस मूव किए जाते हैं पार्लियामेंट में कौन कौन से हैं उनके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट, इनमें कौन सा प्रपोजल है जो यूनियन बजट से रिलेटेड है, तो बजट से रिलेटेड कौन सा मोशन है। ठीक है, ये इसमें पूछ रहा है ना। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज, एडजर्नमेंट मोशन का पर्पस क्या है ये भी यहाँ पर पूछ रहा है ना। पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन क्यों यूज किया जाता है, ये पूछा है व्हाट इज मोशन, क्विक मोशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है ना। इन ये क्वेश्चंस है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद हम इन पर वापस आएंगे और इनको सॉल्व करेंगे और हम आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो ये सब पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यूज्ड इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन से मोशंस यूज होते हैं, है ना, यूज किए जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहला है एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन अभी पीछे उसका पर्पस पूछा भी था।
तो अ मोशन फॉर एडजर्नमेंट इज मूव टू डिस्कस अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई अर्जेंट मैटर है उसको डिस्कस करने के लिए एडजर्नमेंट जो मोशन है उसको मूव किया जाता है ना? किसके कैसा मैटर होना चाहिए? अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, है ना? और मस्ट बी ऑफ इमीडिएट कंसर्न, यानी इमीडिएट कंसर्न का होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बाद में भी बात की जा सकती हो, ठीक है? तो ऐसा कोई मैटर होना चाहिए बहुत ही अर्जेंट हो फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, और साथ में इमीडिएट कंसर्न होना चाहिए, और कौन किसका कंसेंट मिलना चाहिए? स्पीकर का कंसेंट होना चाहिए इस पे, ठीक है? इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स, यानी एडजर्न मोशन को मूव कराने के लिए 50 मेंबर्स चाहिए, एडमिट करने के लिए ही 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। अगर 50 मेंबर्स का सपोर्ट है तो जो स्पीकर है वो अपना कंसेंट दे देंगे और उसको मूव किया जा सकता है। as it interrupts the normal business of the house, it is regarded as an extraordinary devices, है ना? extraordinary device इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरल प्रोसीडिंग ऑफ हाउस को ब्रेक कर देता है, इंटरप्ट करता है, और एक अर्जेंट मैटर को पुट करता है ऑन द हाउस, और जिस पर बात होती है, ठीक है? यानी वो जनरल प्रोसीजर को, जनरल कहते हैं कार्यवाही को, उसको रोक करके एक नया डिस्कशन हाउस में प्रपोज करता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस कहते हैं, ठीक है? दिस मोशन इज अवेलेबल इन द लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। तो एडजर्नमेंट मोशन केवल कहाँ पर अवेलेबल है? लोकसभा में, राज्यसभा में अवेलेबल नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द पासेज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन डज नॉट रिक्वायर द गवर्नमेंट टू रिजाइन। अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना? गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं है। तो जैसे कि बहुत ढेर सारे मोशंस होते हैं, जैसे एक थैंक्स मोशन है, मोशन ऑफ थैंक्स, तो वो अगर पास नहीं होता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो प्योरली इसी के लिए ही है कि अगर वो कॉन्फिडेंस शो नहीं करता है, मेजोरिटी शो नहीं करता है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है ना? लेकिन ये एडजर्नमेंट मोशन ऐसा नहीं है ना? ये अगर पास नहीं भी हो, अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो भी गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है और उसको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है? बट इट इज कंसिडर्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये इस कहते हैं गवर्नमेंट के को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए मतलब एक मैसेज जरूर देता है, ठीक है? क्लोजर मोशन की बात करें तो क्लोजर मोशन नाम से ही पता है किसी चीज को क्लोज करने की बात हो रही है। क्लोजर मोशन में क्या है कि अगर कोई भी डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन को कट शॉर्ट, कोई डिबेट चल रही है उसको कट शॉर्ट करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे? इस मोशन को यूज करेंगे। तो इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट, डिबेट को छोटा करने के लिए ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस, जो कि हाउस में चल रहा है। इफ मोशन इज अप्रूव्ड, अगर मोशन अप्रूव हो जाता है बाय द हाउस, डिबेट इज स्टॉप्ड फोर्थविथ एंड द मैटर इज पुट टू वोट, यानी डिबेट जो है उसको वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, और फिर जो मैटर है उसको वोटिंग के लिए हाउस के सामने रख दिया जाएगा। यानी क्लोजर मोशन जो है वो किसी डिस्कशन को खत्म करके, डिबेट को खत्म करके, शॉर्ट कहते हैं शॉर्ट करके, और उसको फिर सीधे वोट के लिए रख दिया जाता है। मोशन विद अ वोट, ये क्या कह रहा है? दिस टाइप ऑफ मोशन इज ब्रॉट अंडर रूल 84 इन द लोकसभा। लोकसभा की जो अपनी रूल बुक है, उसका जो रूल है 184, उसमें ये मोशन आता है ना? तो अगर वो चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिबेट हो, तो उसमें क्या करते हैं? स्पेसिफिक क्वेश्चन पर डिबेट हो तो वो क्या है, एक वोट देना होगा, है ना? वोट देने पर अगर वो पास हो जाता है तो वोट डिटरमाइन करता है कि उस पे डिस्कशन होगा या नहीं होगा, ठीक है? एंड द आउटकम ऑफ द वोट डिटरमाइंस पार्लियामेंट्स पोजीशन ऑन द इशू, और जो क्या कहते हैं आउटकम होगा वोटिंग का, वो डिसाइड करेगा कि इस पे डिस्कशन होना है या नहीं होना है, यानी पार्लियामेंट की पोजीशन उस डिस्कशन पे, उस क्वेश्चन पे क्या है। If such motion is passed, it obliges the government to follow parliament's decision on the matter, यानी अगर वो पास हो जाता है तो क्या करना होगा? उस पे डिस्कशन करना होगा, जैसा भी पार्लियामेंट चाहेगी वैसा करना होगा, है ना? क्योंकि वो चाहती है कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो उस पर डिस्कशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। जनरल प्रोसीजर जो क्या कहते हैं उसका चल रहा होगा, किसका? लोकसभा का या राज्यसभा का या हाउस का, तो वो ब्रेक हो जाएगा और उस क्वेश्चन पर ही सारा ध्यान आ जाएगा, है ना?
However, motion with a vote are relatively rare and are usually reserved for the matter of significant national importance. यानी ये बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी मैटर के लिए रहता है और बहुत ही रेयर यूज हुआ है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो ये था मोशन विद अ वोट। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात करें तो ये रूल 193 ऑफ द लोकसभा रूल्स एंड रूल 176 ऑफ राज्यसभा रूल्स है ना, दोनों ही हाउसेस में ये यूज हो सकता है, इसलिए वहां के रूल 193 में लिखा हुआ है और ये राज्यसभा में रूल 176। A short duration discussion allows MPs to discuss a specific issue। ये MPs को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक स्पेसिफिक इश्यू में पब्लिक इंपॉर्टेंस के विदाउट वोटिंग के बात करने का के लिए अलाउ कर देता है ना, इसमें वोटिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर ये पास हो गया है ना, ये मूव हो गया और पास भी हो गया तो इसको वोटिंग की भी जरूरत नहीं है और किसी भी स्पेसिफिक नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली किसी भी मैटर पर बात की जा सकती है ना। द डिबेट यूजुअली टेक्स प्लेस फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 2 आवर्स। तो इसमें जो डिस्कशन होगा वो एक लिमिट से बाहर नहीं होगा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, उतने में ही सारा डिस्कशन कंप्लीट करना होगा, इसीलिए उसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी कहते हैं। और द पर्पस ऑफ सच डिस्कशन इज टू ब्रिंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इश्यूज। जैसे कि बाकी जो प्रीवियस मोशंस है उनका जो पर्पस है वही पर्पस इनका भी है कि ब्रिंग अटेंशन टू इम्पोर्टेंट इशू, कोई इंपॉर्टेंट इशू है उस पर अटेंशन ब्रिंग करना पार्लियामेंट का, एमपीज का, है ना। एंड अलाउ डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू बी हर्ड विदाउट टेकिंग एनी फॉर्मल डिसीजन। और डाइवर्स पर्सपेक्टिव डाइवर्स पर्सपेक्टिव अलाउ करना पार्लियामेंट में, क्योंकि हमने बहुत सारे मेंबर नॉमिनेट भी किए हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के, ठीक है, तो उनके थ्रू या फिर और किसी इंपॉर्टेंट मैटर के थ्रू, कि केवल एक ही तरीके से जो रूल और प्रोसीजर के थ्रू चल रहा है लोकसभा, उसमें जो भी यूनियन गवर्नमेंट ने सब्जेक्ट लाए हैं केवल उन पर ही डिस्कशन हो, ऐसा ना हो। अलग अलग एमपीज और जो डाइवर्स पीपल हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनके थ्रू भी अगर कोई क्वेश्चन लाया जाता है, कोई डिस्कशन लाया जाता है, तो उस पर भी बात तो होनी चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो ये बहुत ही फेमस मोशन है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता है ना। मोशन मूव्ड इन द लोकसभा नॉट इन राज्यसभा टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नो कॉन्फिडेंस है तो अपोजिशन वाले ही करेंगे, है ना, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, इनके पास मेजोरिटी नहीं है। तो कभी ऐसा लगता है अपोजिशन को, तो अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करती है ना। इसके लिए भी, इसको मूव करने के लिए भी 50 मेंबर्स, एडमिट करने के लिए भी 50 मेंबर्स चाहिए, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है पार्लियामेंट का, तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मस्ट मोशंस आर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट्स दैट यूजुअली आकर व्हेन देयर इज अ परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट लूजिंग मेजॉरिटी सपोर्ट। देखिए, ये कभी मूव किया जाता है जब ये परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है या फिर मेजॉरिटी वो लूज कर रही है। कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? कॉन्फिडेंस मोशन ऐसी सिचुएशन है जब जिसने गवर्नमेंट बनाई है और गवर्नमेंट बनाने के बाद उसके पास जो मेजॉरिटी है वो बहुत ही कम है ना, वेफर थिन मेजॉरिटी है। तो क्या होगा? तो उनको कॉन्फिडेंस के लिए बुलाया जाएगा कि आइए अपनी मेजॉरिटी को आप हाउस में प्रूव कीजिए। और प्रूव करने के लिए जब वो क्या कहते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी हाउस में वो उस मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करते हैं, और जब अगर वो पास हो जाता है तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट के पास इतने सपोर्टर्स हैं कि वो मेजॉरिटी में है और गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्फिडेंस मोशन। अब आ जाते हैं प्रिविलेज मोशन पे। तो प्रिविलेज मोशन ये कहता है कि यदि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि कोई मिनिस्टर है वो अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो हाउस में प्रिविलेज मोशन मूव कराते हैं, है ना। A member can initiate this motion when they believe a minister has violated the privileges of house or its members by withholding crucial information about a case or providing accurate and manipulated facts, है ना। अगर तो यदि किसी मेंबर को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठाते हुए किसी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रखा है या फिर कोई
एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो अपने प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि किसी मेंबर को भी ये लगता है कि कोई मिनिस्टर अपनी प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठा रहे हैं, उसको उसका मिस पावर कर रहे हैं, तो प्रिविलेज मोशन जो है हाउस में मूव किया जाता है। तो द प्राइमरी एम ऑफ दिस मोशन, इसका जो पर्पस क्या है वो क्या है, एक्सप्रेस डिसअप्रूवल एंड क्रिटिसाइज एंड रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स एक्शन, यानी किसी मिनिस्टर के एक्शन को क्रिटिसाइज करना कि वो ये काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अपने प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए प्रिविलेज मोशन जो है मूव किया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स की बात करें तो मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद उनके जो एड्रेस है उसको थैंक्स करने के लिए ही किया जाता है लोकसभा में, है ना। It is parliament procedure to express gratitude for president's address at the commencement of लोकसभा। लोकसभा का कमेंसमेंट हो, यानी कोई जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बाद, या फिर हर साल पहला सेशन जिसमें प्रेसिडेंट अपना एड्रेस देते हैं, उस एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स मूव किया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स मूव किए जाने के बाद जो है यानी कि जब अपना प्रेसिडेंट अपना एड्रेस दे देंगे उसके बाद इस मोशन को मूव किया जाएगा, और अगर उसको इस मोशन को फिर पुट टू वोट किया जाएगा। अगर इसको मेजॉरिटी यानी पास नहीं होता है ये मोशन, तो क्या होगा, ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट की डिफीट है। गवर्नमेंट की डिफीट है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, है ना। तो मोशन ऑफ थैंक्स भी एक ऐसी डिवाइस है जिससे गवर्नमेंट को चेकिंग में रखा जाता है, ठीक है, कि वो लगातार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, उसको भी उसकी मेजॉरिटी को प्रूव करने के लिए भी उसको ये मोशन पास कराना जरूरी है हाउस में। कट मोशन की बात करें तो कट मोशन जो है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए है, जैसे कि डिमांड इन बजट तो प्रपोज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड इन बजट। तो बजट सेशन में जब बजट होता है, बजट पेश किया जाता है, तो बजट पेश करने के बाद जो उसके जो डिमांड होती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की, उन मिनिस्ट्रीज को जितना भी डिमांड है, डिमांड को कट करने के लिए कि नहीं इतने की जरूरत नहीं है, यदि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि इतने की जरूरत ही नहीं है, इतना पैसा ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, कट करते हैं। तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिमांड इन द बजट, कट मोशन मूव किया जाता है। देयर पासेस बाय लो लोकसभा अमाउंट्स टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। और अगर ये पास हो जाता है तो इसमें भी गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन मांग लिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास, सॉरी, हाँ, गवर्नमेंट के पास पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कट मोशन। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं दो। पहला क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है जो पीछे हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि पहले हम पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इनिशिएटेड इन। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, तो हमने पढ़ा था नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर इनिशिएट होता है, लोकसभा में इनिशिएट होता है, अभी ही पढ़ा है हमने। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है ना, राज्यसभा में इनिशिएट नहीं होता है। पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज, एडजर्नमेंट मोशन का जो पर्पस है वो क्या है, तो क्या है, टू अमेंड बजट डिमांड, टू adjourn हाउस सिटिंग, टू ड्रॉ अटेंशन ऑन एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू प्रूव मेजोरिटी। तो हमने क्या पढ़ा था, एडजर्नमेंट मोशन एडजर्नमेंट करने के लिए नहीं है ना, वो तो प्रेसिडेंट करते हैं किसी भी सेशन का। यहाँ पर क्या है, ड्रॉ अटेंशन ऑन एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पार्लियामेंट का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए हम एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा अगला सेशन है वो बजट, और जो बजट 2025 आया उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए, और फिर इसके प्रोविजन क्या है, पार्लियामेंट में कैसे इसको लाया जाता है, कैसे पेश किया जाता है, और क्या क्या प्रोविजंस हैं इसके सारे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए, आसानी से आपको मिल जाए इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।